हे गाइस, स्वागत है आप सभी का स्टडी और चैनल पर। तो आज हम स्टार्ट करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का जो पहले लेक्चर हो चुका था एक, उसका ये सेकंड पार्ट है। तो फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी अपलोडेड है, ये सेकंड पार्ट है। तो मैं इस चैनल पर आपको हैंड रिटन नोट्स के थ्रू हिस्ट्री पढ़ा रही हूँ। तो ये हिस्ट्री का लेक्चर थर्ड है, जिसमें पार्ट सेकंड ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी सभ्यता, जो कि हम हिंदी में नोट्स के थ्रू समझेंगे। नोट्स के थ्रू मैं आपको सारे नोट्स के थ्रू इजीली प्रोवाइड करूँगी। सारे जो भी फैक्ट्स होंगे वो इजीली इस नोट्स के कलरफुल नोट के थ्रू प्रोवाइड करूँगी, जिससे आप आपके खुद के नोट्स भी बना सकते हैं और आगे आने वाली एग्ज़ाम में उसी से रिवीजन भी कर सकते हैं या मेरे वीडियोस देख के रिवीजन कर सकते हैं। तो आपको और हिस्ट्री के वीडियोस अगर देखने हो और मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है, मेरा पढ़ाना अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे मेरे आने वाले वीडियोस आप और देख सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने पहले वाले वीडियो में कालीबंगन का पढ़ लिया था, तो कालीबंगन से ही स्टार्ट करते हैं। तो कालीबंगन की खोज हुई 1951 में। इसके खोजकर्ता थे अमलानंद घोष। घग्गर नदी के तट पर थी। तो नदी हमें याद रखना ज़रूरी है, क्वेश्चंस में आ जाता है नदी के बारे में। इसके बाद राजस्थान हनुमानगढ़ में स्थित है। फिर इसमें क्या क्या सबूत मिले हैं, क्या क्या चीज़ें मिली हैं हुई हैं। तो खेती के निशान मिले हैं, यहाँ पर से क्या मिला है, खेती के निशान, चूड़ी मिली है। अब कालीबंगन जो नाम है ना, वो इसका अर्थ ही काली चूड़ी है, तो इसीलिए वहाँ पर चूड़ी मिली है। तो याद रखिए, चुहंदड़ों हमने जो पहले पढ़ चुके हैं, चुहंदड़ों में श्रृंगार का पूरा सामान मिला है महिलाओं का, पर चूड़ी नहीं मिली। चूड़ी मिली है कालीबंगन से। फिर इसके बाद हल मिला है, जुता हुआ खेत मिला है। इसके बाद अलंकृत ईंट। अलंकृत ईंट मतलब होता है सजी हुई ईंट, जो कलरफुल या अच्छी कलरफुल जो ईंट्स होती है वो मिली हुई है। फिर अग्निकुंड या हवन, तो हवन करने का भी साक्ष्य मिले हुए हैं। इसके बाद अगला जो हमारा पांचवा इम्पॉर्टेंट स्थल है वो है लोथल। तो लोथल की खोज की गई 1954 में। इसके खोजकर्ता हैं रंगनाथ राव। कौन है? रंगनाथ राव। अब आगे देखते हैं। ये लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे पर है, गुजरात के अहमदाबाद जिले में आता है। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के साक्ष्य मिले हैं यहाँ से। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के साक्ष्य क्यों मिले? क्योंकि यहाँ पर बंदरगाह है। बंदरगाह जिसको गोदीवाड़ा भी बोला जाता है। तो बंदरगाह, तो सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह, सबसे बड़ा बंदरगाह कहाँ था? तो लोथल में था। और इसी के कारण अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के साक्ष्य मिले हैं। किससे किया जाता था व्यापार? कौन सी सभ्यता से या कौन से देश से किया जाता था? तो फारस, ईरान से किया जाता था। फारस, जिसको फारस बोला जाता था ईरान को, तो फारस से किया जाता था। इस फारस की हमें मोहरें मिली हैं, जिससे पता चला है कि फारस से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किया जा रहा था। अब व्यापार कर रहे हैं तो नापतोल भी चाहिए, तो नापतोल के लिए बांट भी मिला है। तो बांट सबसे कम कितने किलो का था? 16 किलो का। और फिर 16 किलो से बढ़ता था तो 16 दूनी 34, 16 दूनी 32, इस तरीके से 16-16 के आंकड़े में बढ़ता था। इसके बाद आया युगल समाधान। युगल समाधान मतलब 2 लाशें एक साथ मिली हैं। इसके बाद आता है मनके बनाने का कारखाना। मनके मतलब होता है मिट्टी के घड़े। तो मिट्टी के घड़े या मिट्टी के बर्तन बनाने का कारखाना भी था। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार देख रहे हैं हम, तो व्यापार होगा जहाँ से व्यापार होता है तो वहाँ पर कारखाने होते हैं। तो उसी हिसाब से यहाँ पर मनके बनाने का कारखाना था। इसके बाद घरों के दरवाजे सड़क के तरफ मुंह करके खुला करते थे। तो सारे जो
अदर जो स्थल हैं सिंधु घाटी सभ्यता के, उनमें ऐसा होता है कि घर के जो सामने सड़क के साइड गेट नहीं खुलते हैं, साइड में या पीछे साइड खुलते हैं। पर लोथल एकलौता ऐसा स्थल है जहाँ पर सड़क के सामने जो गेट्स हैं वो खुलते हैं। जिस तरीके से ये मैंने ड्रॉ करा है ना, ये सड़क है, ये घर बने हुए हैं, तो इनके जो मेन गेट्स हैं वो सड़क पर ही खुल रहे हैं। इसके बाद आता है धोलावीरा। तो धोलावीरा की खोज हुई है 1967 में। इसके खोज करता है JP जोशी। लूनी नदी के किनारे बसा हुआ है और गुजरात कच्छ ज़िले में है ये। इसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है जो भारत और पाकिस्तान दोनों में है। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल इसलिए मतलब वो स्थल है जो भारत और पाकिस्तान के बीच, दोनों के बीच है, मतलब भारत में भी है और पाकिस्तान में भी है, इसलिए इसको वो स्थल सबसे बड़ा स्थल है जो पाकिस्तान और भारत दोनों के बीच है। फिर आता है कुंडाल। कुंडाल से हमें मिला है चांदी का मुकुट। इससे हमें ये पता चल रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग चांदी का उपयोग किया करते थे। इसके बाद आता है रंगपुर। रंगपुर से हमें धान की फूसी या फिर धान के सबूत, या फिर आप बोल सकते हो कि चावल के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो रंगपुर से मिले हैं, जो कि गुजरात काठियावाड़ ज़िले में पड़ता है। इसके बाद आता है बनावली। बनावली हरियाणा हिसार ज़िले में आता है और इसके जो मतलब इसका नाम बनावली है, पर ये ठीक से नहीं बना था, ये समझ लीजिए। तो इसकी नाली, सड़कें वगैरह कोई सीधी या सही तरीके से नहीं बनाई गई थी। इसके बाद आता है सुतकंडोर। सुतकंडोर घोड़े होने का साक्ष्य मिला है। सबसे पहली चीज़ यहाँ पे क्या मिली है कि घोड़े होने का साक्ष्य हमें यहीं से मिला है। इसके बाद आता है बंदरगाह। एक छोटा बंदरगाह भी था, तो ये गुजरात में ही है सुतकंडोर। तो लोथल का हमने पढ़ा, लोथल में सबसे बड़ा बंदरगाह था और यहाँ पर जो सुतकंडोर है, यहाँ पर एक छोटा बंदरगाह था। तो सुतकंडोर गुजरात के सबसे पश्चिमी शहर है, ठीक है। इसके बाद आता है महत्वपूर्ण अन्य तथ्य। सिंधु घाटी के अन्य महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ते हैं अब हम आगे। तो सबसे पहला, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर जो था वो क्या था? मोहनजोदड़ो। कौन सा था? मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे था? सिंध नदी के किनारे, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं। सिंध नदी के किनारे है आज के पाकिस्तान में। भारत में सबसे बड़ा, अब हमने ये तो देख लिया कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा शहर कौन सा? मोहनजोदड़ो। पर भारत का सबसे बड़ा स्थल कौन सा? तो राखीगढ़ी, जो कि हरियाणा में आता है। कहाँ पर आता है? हरियाणा में आता है। तो ये भारत का सबसे बड़ा है और ये पूरे सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा है, मोहनजोदड़ो। अब आगे देखते हैं कि ग्रिड पद्धति से नगर तथा घरों का निर्माण किया जाता था। तो किस पद्धति से किया जाता था? ग्रिड पद्धति से किया जाता था। ग्रिड पद्धति मतलब चौकोर आकार में घरों का निर्माण किया जाता था। इसके बाद सिंधु घाटी के सभी शहर दुर्ग से सुरक्षित किए गए। बस चुहंदड़ो जो था वो दुर्ग रहित रहा। तो सारे जो भी शहर थे वो दुर्ग से सुरक्षित थे। बस चुहंदड़ो जो था उसमें दुर्ग नहीं था। दुर्ग मतलब होता है, एक तरीके से ये देखिए, जैसे ये किला हुआ और ये जो आइट साइड में जो बाउंड्री है सुरक्षा के लिए, उसको बोला जाता है दुर्ग, ठीक है। तो सिर्फ चुहंदड़ो में ये नहीं थी। सभी शहरों में घरों के दरवाजे सड़क पर नहीं खुलते थे, जो हमने अभी पहले पढ़ लिया। लोथल में जो है सिर्फ एकलौता लोथल शहर है जिसमें घरों के दरवाजे सड़क पर खुलते हैं। इसके बाद आता है सिंध सभ्यता जो थी वो मात्र सत्तात्मक थी। मात्र सत्तात्मक इसलिए क्योंकि हमने पहले देखा है डांसिंग लेडी की जो मूर्ति है वो मिली है हमें कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। इसके बाद है ना मातृ देवी का भी वर्णन है इसमें। एक गर्भवती महिला का स्टैचू मिला है जिसके गर्भ से एक पेड़ निकलता हुआ, पेड़ उगता हुआ दिख रहा है। तो इसका मतलब ये है
कि किस तरीके से एक महिला के अंदर से जीवन उत्पन्न होता है। तो इस सब चीज़ों से हमें क्या पता चलता है कि मातृसत्तात्मक लोग औरतों को ज़्यादा मान्यता दिया करते थे उस समय। इसके बाद गाय शेर का कोई साक्ष्य नहीं मिला है, ना ही मोहरों पर छपा है। तो ऐसा नहीं है कि हो नहीं सकते उस समय, पर इनका कोई साक्ष्य नहीं मिला है, ना ही उस समय की मोहरों पर ये छपा हुआ है। इसके बाद आता है एक सिंह वाला जानवर सबसे ज़्यादा मोहरों पर अंकित है। तो इस समय की जो मोहरें हैं उन पर एक सिंह वाले जानवर की जो छवि है वो ज़्यादा छपी हुई है। तो एक सिंह वाला शायद ये गेंडा है, गाय जैसा दिखता है, गेंडा है या कोई और जानवर है ये नहीं पता। तो ये एक सिंह वाला जानवर कहा जाता है। फिर आता है कालीबंगन का अर्थ काली चूड़ियाँ होता है, जो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया पहले। फिर कालीबंगन एकलौता शहर था जिसका निचला शहर भी किले से घिरा हुआ था। तो जो सिंधु घाटी के लोग थे वो 2 पार्ट्स में दिया करते थे, मतलब 2 पार्टीशन में उन्होंने अपने शहरों को बांटा हुआ था। एक तो होता है दुर्ग में मतलब जो बड़े बड़े जो लोग रहते थे या फिर मर्चेंट जो है व्यापारी वगैरह हुए या ज़्यादा पैसे वाले लोग, वो दुर्ग में रहते थे। इसके बाद आता है जो निचला शहर जिसमें नॉर्मल लोग रहा करते थे। तो ये जो लोअर शहर होता था या निचला शहर होता था ये नदी के पास हुआ करता था। ठीक है। इसके बाद आता है पर्दा प्रथा एवं वैश्यवृत्ति प्रचलित थी। तो उस समय भी पर्दा प्रथा थी और वैश्यवृत्ति भी प्रचलित थी। इसके बाद आता है शवों को जलाने एवं गाड़ने दोनों की प्रथा चल रही थी उस टाइम पे। जिस तरीके से आज हम देखते हैं कि गड़ाना और जलाना दोनों था, उस टाइम पे भी चल रहा था। आग में पकी मिट्टी टेराकोटा के बर्तन बनाए जाते थे। तो आग में पकी हुई मिट्टी के जो बर्तन हैं उनको टेराकोटा बोला जाता है। ये रेड कलर के भी होते हैं, इनका जो कलर है वो रेड कलर किया जाता है, तो इसको टेराकोटा बोलते हैं। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता से ही यूज़ किए जा रहे हैं। फिर आता है सिंधु घाटी सभ्यता किस समय की थी? तो आद्य ऐतिहासिक समय की थी। तो ये सबसे पहले हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता थी। तो याद रखिए कि आद्य ऐतिहासिक मतलब ये वो युग था जिसमें लोग लिखना तो जानते थे, पर इस समय के जो भी ग्रंथ हैं वो आज पढ़े नहीं जा सकते। सिंधु घाटी के जो भी ग्रंथ हैं वो पढ़े नहीं गए हैं आज तक। इसके बाद आता है इसका विनाश किस तरीके से हुआ होगा, सिंधु घाटी सभ्यता किस तरीके से ख़त्म हुई। तो कुछ लोग बोलते हैं, कुछ इतिहासकार बोलते हैं या तो बाढ़ आई होगी, कुछ बोलते हैं युद्ध, बहुत बड़ा युद्ध हुआ होगा, क्योंकि मोहनजोदाड़ो को हम जब देखते हैं तो वो मृतकों का टीला भी कहा जाता है मोहनजोदाड़ो को, जहाँ पर बहुत सारे जो डेड बॉडीज़ हैं वो बहुत बुरी तरीके से हमें मिली हैं, किसी के हाथ किसी के पैर, इस तरीके से अलग अलग बॉडी पार्ट्स मिले हैं। तो इससे ये भी पता चलता है कि बहुत बड़ा कोई युद्ध हुआ होगा, उससे ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है, इस सभ्यता का जो विनाश है वो युद्ध से भी हो सकता है, बाढ़ से भी हो सकता है, या फिर कोई ऐसी महामारी आई है उससे भी हो सकता है। अब आगे देखते हैं हम कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग हैं वो किस तरीके से रह रहे थे, उनका मतलब रहन सहन क्या था और उन्होंने घर किस तरीके से बनाए थे। तो सड़कें एक दूसरे को समकोण 90 डिग्री पर काटा करती थी। तो सड़कें बिल्कुल सीधी बनी थी, 90 डिग्री पर के समकोण की तरह बनी हुई थी। और नगर 2 भागों में, जैसे मैंने बताया आपको पहले भी कि 2 भागों में बांटा गया था। तो दुर्ग क्षेत्र और कौन सा निचला क्षेत्र में बांटा गया। फिर आता है मकान और सार्वजनिक भवन जो है वो पकी हुई ईंटों से बनाए जाते थे। जिस तरीके से आज हम पकी हुई ईंटों से बनाते हैं उस तरह से उस समय भी पकी हुई ईंटों से मकान और सार्वजनिक भवन बनते थे। फिर आता है उन्नत जल निकासी प्रणाली। जल निकास मतलब ड्रेनेज सिस्टम, जिस तरीके से आज हम देखते हैं उस तरीके से उस समय और भी ज़्यादा उन्नत था। प्रत्येक घर में नालियाँ बनी थी, नाली ढकी हुई थी और मुख्य नाली से जुड़ी हुई थी। तो सारी नालियाँ, हर घर में एक एक नाली हुआ करती थी
और वो मुख्य नालियों से जुड़ी रहती थी, ढकी भी रहती थी, सोचो। इसके बाद आता है सुनियोजित आवास व्यवस्था। अधिकांश घरों में क्या क्या चीज़ें थी? आंगन थे, कुएं थे, स्नानागार थे, कमरे होते थे। तो जो जो चीज़ें हम आज देखते हैं वो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पहले कर चुके थे। इस चीज़ से ये पता चलता है कि वो कितनी उन्नत सभ्यता रह चुकी है। इतने सालों पहले, हजारों सालों पहले वो इतने उन्नत थे। मुख्य द्वार अक्सर गलियों की ओर खुलते थे, सड़क की ओर नहीं। ये भी हम देख चुके हैं। लोथल में, एकलौता सिर्फ लोथल ऐसा शहर है जिसमें सड़क की ओर द्वार खुलते हैं, मुख्य द्वार। फिर आता है एक गर्भवती महिला का चित्र मिला है जिसके पेट से पेड़ निकल रहा है। इससे पता चलता है कि मात्र सत्तात्मक थी। तो सोसाइटी क्या थी? मात्र सत्तात्मक थी। उस समय की जो समाज था वो मात्र सत्तात्मक था। तो इसके आगे हम देखते हैं कि मैप में हम देखेंगे कि जो इंडस वैली या सिंधु घाटी सभ्यता के जो महत्वपूर्ण स्थल हैं वो कहाँ कहाँ हैं, कौन सी नदी के किनारे हैं, और कौन से प्रदेश में हैं अभी। तो मैप के थ्रू आप और जल्दी इजीली समझ भी सकते हैं और याद भी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा मैप। इसके थ्रू इंडिया का मैप है और यहाँ हम पाकिस्तान देख रहे हैं। तो इसके थ्रू इजीली हम याद कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला स्टार्ट करते हैं कौन सा स्थल? मुंडा, जो कि चिनाब नदी के किनारे है, जम्मू कश्मीर में। इसके बाद पाकिस्तान में आ रहा है हड़प्पा, जो कि रावी नदी के किनारे पे है। पाकिस्तान में ही मोहनजोदड़ो, जो कि सिंध नदी के किनारे है। फिर चुहंद्रो, जो कि सिंध नदी के ही किनारे है, जो पाकिस्तान में। इसके बाद गुजरात में धोलावीरा देखते हैं, लूनी नदी के किनारे पर है। इसके बाद सुतकंडोर जो कि लूनी नदी के किनारे है, ये भी गुजरात में। इसके बाद हम देखते हैं लोथल जो है वो भोगवा नदी के किनारे गुजरात में है। इसके बाद अगला हम देखते हैं बनावली रंगोई नदी के किनारे हरियाणा में। इसके बाद राखीगढ़ी हरियाणा घग्गर नदी के किनारे। इसके बाद रोपड़ पंजाब में है, सतलज नदी के किनारे। इसके बाद कालीबंगन घग्गर नदी के किनारे। तो ये 11 मेन जो इम्पोर्टेंट स्थल हैं वो मैप में पॉइंट कर दिए हैं। तो इसके थ्रू आप इजीली याद कर सकते हैं। और अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसी तरीके के और वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको हर वीडियोस का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।